हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग क्विक रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब आप मुझसे बोलेंगे सर इसमें मतलब बेहतरीन क्या है? तो देखिए, इस एज के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें कैलकुलेशन अपनी जगह है, लेकिन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, तो उस केस में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस लेक्चर में इस एज को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, फुल कवरेज के साथ पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में पूरा एस रिवाइज हो जाएगा। और ये आकर्षक नोट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वरदान है और बहुत यूजफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और ये एस बेसिकली सिर्फ दो बातें आपको बताएगा। एक, ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, और दूसरा, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है और कैसे होगा। बस ये एस ये बताने वाला है। अब एक बात और यहां क्लियर कर लें कि रेवेन्यू का जनरल मीनिंग हम सबको पता है। अरे भाई, रेवेन्यू तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए, है कि नहीं? दुनिया में जिंदगी में मिले ना मिले कोई और एवेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू का देखिए एक बेसिक जनरल एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूं। वैसे एस 9 में जो रेवेन्यू की डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, जो मैं करवा दूंगा अभी आपको। तो देखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मेरा बिजनेस है, मैं गुड्स बेचता हूं, सेल ऑफ गुड्स। मैं सर्विसेज देता हूं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। या मेरे पास कोई संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, है ना, कैश है मेरे पास, तो मैंने आपको लोन दिया, आप यूज कर रहे हो मेरा पैसा। या मेरे पास पेटेंट है, कोई अधिकार है, वो मैं आपको यूज करने को दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली इसके बदले में मैं आपसे क्या लूंगा? मान लीजिए मैंने बोला भाई 50,000 रुपए दो, तो आपने मुझे 50,000 रुपए दिए। किस लिए दिए? कैश दिया। तो देखिए एस 9 क्या कहता है, रेवेन्यू का मतलब क्या कहता है? रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। आपने मुझे कैश दिया, पर जरूरी थोड़ी आप मुझे पैसा इमीडिएट दे दो। आप बोलो सर बाद में देंगे, 2 महीने बाद देंगे, तो वो मेरे लिए रिसीवेबल है, तो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। इनफ्लो का मतलब केवल कैश से नहीं है, वो रिसीवेबल भी हो सकता है। तो व्हाट इज रेवेन्यू एज पर एस 9? इट इज ए ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस का मतलब भी बताऊंगा, ऑफ कैश रिसीवेबल। और आपने बोला सर पैसे नहीं है सर, 50,000 रुपए नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा भैया आपके घर पे ये एलईडी पड़ा है, कोई इक्विपमेंट पड़ा है, ये दे दो। तो इन काइंड आपने अदर कंसिडरेशन। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स आना बाकी है, और अदर कंसिडरेशन में भी इन काइंड। पर ये आया क्यों? सेल ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स बेचा था आपको इसलिए। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मैंने आपको सर्विसेज दी थी इसलिए। और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। अरे भाई, मेरे रिसोर्सेज आपने, हमारे रिसोर्सेज आपने यूज किए थे, तो मैंने आपको लोन दिया था, मैंने आपको मेरा पेटेंट यूज करने के लिए दिया था, तो इसके कारण मेरे पास ये इनफ्लो आ रहा है, और ये रेवेन्यू है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ध्यान दें और ये भी समझें कि मैंने आपको लोन दिया तो आप मुझे इंटरेस्ट देंगे, ये मेरा रेवेन्यू हो गया। रॉयल्टी देंगे, ये मेरा रेवेन्यू हो गया, अगर मैंने पेटेंट मान लो आपको किराए पर दिया है तो। और मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, तो मेरा पैसा वो कंपनी यूज कर रही है, तो उसके बदले मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड भी रेवेन्यू है। तो व्हाट इज रेवेन्यू? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, याद होना चाहिए। रिसीवेबल्स अदर कंसिडरेशन क्यों आया बिजनेस में? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। लेकिन अभी तक मेन बात नहीं बोली। मेन बात यहां पर यह है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस में कोई इनफ्लो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से भी आ सकता है। अरे कोई अर्थक्वेक आ गया था, कोई आग लग गई थी, इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस क्लेम से रिसिप्ट हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनफ्लो है भैया, पैसा आएगा। तो वो नहीं यहां पर कवर होगा। यहां पर केवल और केवल और केवल ऑर्डिनरी एक्टिविटी से होने वाला इनफ्लो आ रहा है, वो भी ग्रॉस, नेट नहीं। अभी ग्रॉस और नेट का अंतर बताने वाला हूं, ठीक है? और वो भी किन से? इन 3 बातों से, 1, 2 और ये तीसरा। मेरी बात समझें। एक,
देखिए यहां पर इस जानना बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू और इनकम में क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यान से सुने। रेवेन्यू छोटा शब्द है, इनकम बड़ा शब्द है। इनकम में सारे रेवेन्यूज आ जाएंगे, चाहे वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हो। इनकम में सारे रेवेन्यूज आ जाएंगे। रेवेन्यू इनकम का पार्ट है। और सुनिएगा, ये ग्रॉस वर्ड क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए 100 रुपए का रेवेन्यू आया ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, या फिर इनकम हुई, या बोल सकते हैं या 100 रुपए की कोई और इनकम हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, उसमें कोई कॉस्ट लगी है, एक्सपेंस लगे हैं। भाई 100 रुपए इनफ्लो हुआ, 20 रुपए का खर्चा, तो नेट जो प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट और गेन। तो ये वो गेन होगा तो वहां नेट हो जाएगा। तो ये एस पहली बात तो ना गेन रिकॉग्निशन पर है, ना ये एस जो है इनकम रिकॉग्निशन पर है। इस एस का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और रेवेन्यू शब्द का जो मतलब है वो है ग्रॉस, नॉट नेट। इनफ्लो, चाहे पैसा आ गया कैश, चाहे आना बाकी है रिसीवेबल, चाहे वो काइंड में आ जाए अदर कंसिडरेशन। और आना किससे चाहिए? ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी किसको कहा गया? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज बाय अदर्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, एंटरप्राइज रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सब रेवेन्यू है। अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब कुछ एक बात और, जब हम किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर्मेट में, तो वहां लिखते हैं सेल्स एंड अदर इनकम। तो ये एस जो है ना, ये अदर इनकम पर एप्लीकेबल नहीं है। मैंने वैसे लिखा है नॉट एप्लीकेबल ऑन अदर इनकम। ये केवल रेवेन्यू पर एप्लीकेबल है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आ रहा है। अरे हमने अपने बिजनेस में ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, तो ये हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी थोड़ी ना है, उससे भी इनकम जनरेट होगी। तो उस पर AS9 नहीं लगेगा, बिकॉज दिस AS9 इज नॉट इनकम रिकॉग्निशन, नॉट प्रॉफिट और गेन रिकॉग्निशन। इसका नाम है स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बातें और सुन लें। हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, हमको रेवेन्यू जनरेट होगा उस बिजनेस में भी, उस पर AS7 लगता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है? AS7 से। उस पर AS9 नहीं लगेगा। ठीक है ना? AS9 का मतलब क्या? और दूसरी बात, अगर मैं लेसोर हूं, मैंने एसेट लीज पर दी है, तो मुझे लीज रेंट मिलने वाला है, तो वो भी मेरे रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू पर AS19 लगेगा। हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए इनफ्लो है, रेवेन्यू है, लेकिन उस पर AS12 लगेगा। और इंश्योरेंस कंपनीज को भी हम बीमा करवाते हैं, तो प्रीमियम देते हैं, तो उनको प्रीमियम उनके लिए रेवेन्यू है, तो उस पर भी AS9 नहीं लगता। उस पर तो अपने दूसरे AS इंड AS की बात करेंगे आगे। लेकिन IRDA IRDA का कानून एप्लीकेबल है। ले देके ये जो चार मैंने बातें लिखी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीज, गवर्नमेंट ग्रांट और इंश्योरेंस कंपनी, इनके जो रेवेन्यू होंगे भी तो रेवेन्यू के डेफिनेशन में आएंगे। वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, उनके लिए प्रीमियम का आना, लेकिन उस पर AS9 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? अब और एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, मैंने बोला ग्रॉस वर्ड। अब मान लीजिए मेरे पास कैडबरी की एजेंसी है, मैंने कैडबरी खरीदी और बेची, तो 100 रुपए मेरे को बेचकर मिले, तो वो मेरे थोड़ी ना, ग्रॉस इनफ्लो वो रेवेन्यू नहीं है मेरा, ये तो मेरी एजेंसी है ना, तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो मुझे मान लीजिए 2% का कमीशन है, तो 98 रुपीज में कैडबरी वालों को दे दूंगा, 2 रुपए रख लूंगा। तो ये यहां पर ध्यान रखें, एजेंसी वाले बिजनेस में कमीशन ग्रॉस इनफ्लो नहीं होता, उसमें तो आपका जो कमीशन है वही रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो नहीं होगा। ठीक है? एजेंसी बिजनेस में। और अभी इस एस में आगे बढ़ने के पहले, इसमें और रोमांच पैदा करने के पहले हम एक बात और समझ लें, जैसा कि ध्यान दें, दो तरह के गेन होते हैं, रियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड गेन। गेन वर्ड आ गया, प्रॉफिट वर्ड आ गया, यहां पर एस अप्लाई नहीं होगा पहली बात तो। लेकिन क्यों? देखें भाई, 100 रुपए की चीज है, 120 में बेची, कैश आ गया, 20 रुपए रियलाइज्ड गेन है। 100 रुपए की चीज है, रखे 120 की हो गई, 20 रुपए अनरियलाइज्ड गेन है। तो चाहे रियलाइज्ड गेन हो चाहे अनरियलाइज्ड गेन हो, किसी भी नॉन करेंट एसेट को बेच के गेन रियलाइज हुआ, ठीक है, या किसी भी नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट को होल्ड किया आपने, अरे होल्ड कर रखा है, 100 रुपए की मशीनरी है, वो 120 की हो गई, तो 20 रुपए गेन जरूर है, पर उसको हम रेवेन्यू नहीं मानेंगे। ये लिखा है नॉट रेवेन्यू। तो किसी भी नॉन करेंट एसेट पर, नॉन करेंट एसेट को होल्ड करने से या डिस्पोज करने से, चाहे गेन रियलाइज हो चाहे अनरियलाइज हो, उस पर ये एस अप्लाई नहीं होगा। और हमने AS11 भी आपने पढ़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज वाला। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है,
तो कई बार पैसा रियलाइज हो जाता है कस्टमर से, तो रियलाइज गेन। कई बार बैलेंस शीट डेट पे उसको हम चेंज करते हैं वैल्यू को, तो अनरियलाइज गेन। और फॉरेन ब्रांच भी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें भी फॉरेन ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस है, मान लीजिए वो डॉलर्स में है, तो उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां भी एक्सचेंज गेन आता है। उन सब वो सब गेन हैं, उन पर ये एएस अप्लाई नहीं होगा, ट्रांसलेशन कन्वर्जन पर भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर भी। और इवन कोई लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन वो 100 रुपए की थी, उसकी वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट है, गेन है। और कई बार दूसरे कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें लाइबिलिटी की वैल्यू रीस्टेट होती है, उसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। तो 100 रुपए की लाइबिलिटी को 80 पे लाना है, तो लाइबिलिटी कम होती है तो गेन है। वो सारे गेन हैं, असेट की वैल्यू बढ़ना या लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना, ये गेन है। वो गेन है, रिवैल्यूएशन भी होता था, वो सब पर ये एस अप्लाई नहीं होता। उनको रेवेन्यू नहीं मानना है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया रेवेन्यू अलग, इनकम अलग और गेन अलग, ठीक है ना। इनकम में सारे रेवेन्यू आ जाएंगे, पर ग्रॉस, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू जो है वो इनकम आएगी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, और गेन और प्रॉफिट का मतलब है उसमें से उसकी कॉस्ट या एक्सपेंस को रिलेटेड माइनस करने के बाद जो नेट बचता है। चलिए, तो दिस एस इज AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एस का नाम है। रेवेन्यू को रेवेन्यू कब माने, तो सर इसके लिए एस बनाने की क्या जरूरत थी सर, हमें तो मालूम ही था, बचपन से पढ़ते आ रहे, एक्रूअल। बिल्कुल सही है आपका सोचना, रेवेन्यू को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब एक्रू हो जाए, क्योंकि अकाउंटिंग एक्रूअल पे चलती है। पर ये एस फिर आया क्यों, ये एस इसलिए आया, अभी तक तो एक्रूअल का मतलब आप एक तुक्का लगाते थे कि सर जो एक्रू हो गया, जो ड्यू हो गया, पर अब ये एस आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि एक्रूअल कब होता है, एक्रूअल का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां पर हमने गुड्स बेचा, मैं सेलर हूं, आप बायर, रिस्क आपको ट्रांसफर हो गई, गुड्स आपको ट्रांसफर हो गए, कंट्रोल आपके पास चला गया। अब मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, ठीक है कि नहीं। और अब मेन बात क्या आती है, इससे एक्रूअल नहीं होता है, ये मेन लाइन है, देखिए मैंने यहां लिखा है सीधी बात नो बकवास, है ना। यहां पर एक ही लाइन चेक करनी है, नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन। मेन बात यह है, कलेक्शन को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। हमने प्राइस एग्री कर लिया है, वो भी नहीं, उससे मतलब नहीं है। मेरे को श्योरिटी हो जानी चाहिए, गुड्स ट्रांसफर हो गया उससे मतलब नहीं, रिस्क ट्रांसफर कंट्रोल उससे भी मतलब नहीं है। अगर हमारे कलेक्शन को लेकर निश्चितता है तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इससे मेन बात क्या साबित होती, सुनिएगा ध्यान से। आज तक हम एंट्री पास करते हुए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल कहां जाती थी, ट्रेडिंग पीएनएल में, तो हमने उसको सेल को रेवेन्यू माना ना, क्यों, क्योंकि वहां तो कैश आ ही चुका था, कैश को लेकर अनसर्टेनिटी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने के पहले ही कैश आ जाए तो वो एडवांस होता है, तो एडवांस रेवेन्यू नहीं होता। एडवांस जब भी मिलेगा वो लायबिलिटी है, फिर जैसे जैसे ड्यू होगा, जैसे जैसे परफॉर्म करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट, वैसे वैसे वो इनकम आएगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट सेल, आज तक क्रेडिट सेल की एंट्री हम क्या करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और फिर सेल जाती थी ट्रेडिंग पीएनएल में। तो ये बात आप सुनिए कि डेटर टू सेल जो एंट्री हुई है और जो सेल ट्रेडिंग पीएनएल में गई है वो AS9 से हुई है, क्योंकि आप वहां अज्यूम करते हो कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि गुड्स बेचा था, ठीक है ना, डेटर टू सेल एंट्री हो चुकी है, आपने कर ली है, लेकिन अभी वहां लिखा हुआ आ जाए कि कलेक्शन को लेकर श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो आप उस सेल को ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं भेजेंगे। एस कहता है कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर, अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर अगर अनिश्चितता है तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने एंट्री कर ली है डेटर टू सेल और अब आपको लगता है कि नहीं है शायद डेटर अभी जो है ये यार अभी प्राइस एग्री नहीं हुई, क्यों, कई बार होता है ना ऐसा कि अच्छा यार देख लेंगे, ले जाओ आप तो ले जाओ, देख लेंगे यार अभी कर लेंगे, अरे सर ये कितने का, अरे कर लेंगे कर लेंगे, तो फिर हम उसको सेल टू ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पीएनएल में नहीं भेजेंगे, हम रिवर्स कर लेंगे, पहले एंट्री की थी डेटर टू सेल, फिर कर लेंगे सेल टू डेटर, इस साल रेवेन्यू नहीं मानेंगे। AS9 क्लियरली कहता है कि कलेक्शन को लेकर अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, मतलब निश्चितता होनी चाहिए तो ही रेवेन्यू मानना, वरना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करना, रिकॉग्निशन मत करना, उसे पोस्टपोन कर देना। सर कभी ऐसा हो जाए सर कि मान लो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली और बाद में पता चला कि निश्चितता नहीं है,
तो फिर उसके लिए फिर उसको रिवर्स नहीं करना, फिर उसके लिए तो प्रोविजन बना लेंगे हम। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू है कोई और बाद में अनिश्चितता आती है तो फिर हमें लगता है कि फ्यूचर में पैसा ना आएगा तो फिर प्रोविजन बनेगा। ठीक है, तो सर अब क्या करना है? ये तो सेल ऑफ गुड्स का हो गया। सर ये जो आपने रिसोर्सेज यूज करने की बात की थी, हाँ बिल्कुल, हमने किसी को लोन दिया, ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट एक्रू रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? टाइम बेसिस पर। इंटरेस्ट तो टाइम के साथ ही एक्रू होगा ना। फिर रॉयल्टी, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हर महीने हर साल इतनी रॉयल्टी आएगी। डिविडेंड, डिविडेंड के केस में याद रखना प्रपोज डिविडेंड की बात नहीं हो रही है, डिक्लेयर्ड। आजकल प्रपोज से कुछ नहीं होता, आजकल डिक्लेयर होना चाहिए। डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो हम मानते हैं कि शेयर होल्डर का राइट एस्टेब्लिश हो गया। सर अभी तो सर ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम एग्रीमेंट। अरे भाई सीधी बात, नो बकवास। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, डिविडेंड हो, सेल ऑफ गुड्स हो, अभी और भी आगे कुछ भी आ जाए, एएस की एक ही जादुई लाइन है, वो है देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन। अरे भाई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो नो, कोई अनिश्चितता रह नहीं जाती, कंपनी को देना ही पड़ता है। रॉयल्टी भी एज पर एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट भी एज पर टाइम होता ही है। तो इन तीन, टाइम यहां लिखा है, टाइम यहां लिखा है, एग्रीमेंट यहां लिखा है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए उससे मतलब, उसका मतलब वही है कि यहां पर अनिश्चितता खत्म हो गई है एज पर द एग्रीमेंट रॉयल्टी के केस में। खैर, तो अब आती है बात रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की। देखिए मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मेरा है ब्यूटी पार्लर, सामरिया ब्यूटी पार्लर, सामरिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर्विस देते, गुड्स नहीं बेचते। डॉक्टर अमित सामरिया, मैं पेशेंट देखता हूं, सर्विसेज देता हूं। ठीक है, मैं कोई भी सर्विस दे सकता हूं, मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है। इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होगा? मैं फिर वही लाइन बता देता हूं, जब भी अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर अनिश्चितता नहीं है तो कर लेना, इसमें भी वही है। लेकिन इसमें दो मेथड बताई गई, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, और ये है यहां पर देखिए मैंने नाम लिखा है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये मैंने यहां ऊपर भी लिखा है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन और दिस वन। सर ये क्या है ये बता दीजिए। पहली बात तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, एग्जाम में सर्विस वाला क्वेश्चन भी आए तो आपको यही चेक कर लेना कि कलेक्शन को लेकर बाकी सारी बातें एक तरफ है और ये अकेला पॉइंट एक तरफ है, अनिश्चितता तो नहीं है। अरे बाकी सारी चीजें पूरी नहीं हुई और पैसा आ गया तो एडवांस है, तो लाइबिलिटी है, फिर वो तो धीरे धीरे इनकम बनेगा। लेकिन बाकी सारी कंडीशन पूरी हो भी गई है, आपने जो करना था कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कलेक्शन को लेके बैठे हुए और निश्चितता नहीं है, तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा। इसमें भी यही है। तो सर फिर ये पीसीएम और ये सीएससीएम क्या है? देखिए परफॉर्मेंस यहां पे क्या है, ये है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। देखिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमने आपसे कहा कि भैया 2 लाख रुपए लेंगे आपसे 25% कंप्लीट होने पर, फिर अगले 2 लाख तब लेंगे, फिर ऐसे हमने आपको कंप्लीशन का मोर देन वन एक्ट, एक मतलब मेरे को सिंगल परफॉर्मेंस नहीं करना है भाई। जैसे मैं मान लीजिए सामरिया हेयर ड्रेसर, मेरे यहाँ कोई बाल कटवाने आया तो कट बाल काट के विदा कर दिया, सिंगल एक्ट है, इसमें कोई ऐसा बार बार थोड़ी है कि नहीं अभी आधे कटवा जाओ फिर आधे। और ऐसा हम कई बार दांत निकलवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहां पे रूट कैनल होती है, तो दांत में तो एक तो है कि दांत निकाल दिया उसने, सिंगल एक्ट। लेकिन एक बार होता है कि नहीं भैया फीलिंग करनी है, तो पहले तो दवाई देगा, फिर दवाई लगाएगा, फिर 3 दिन बाद बुलाएगा, फिर थोड़ा सा भरेगा फीलिंग, बोले अब 2 दिन रेस्ट करो, फिर दवाई लो, ऐसे 3-4 सिटिंग में कंप्लीट होता है दांत। तो कोई भी सर्विस जो होती है वो सिंगल एक्ट भी हो सकता है और मोर देन वन एक्ट भी हो सकता है। तो अगर मोर देन कोई सर्विस ऐसी है जो मोर देन वन एक्ट है, भाई आप मेरे पास सर्विस लेने आए हैं और मुझे मालूम है 4 स्टेप में मेरे को काम करना है, और मैंने आपसे बोला 10,000 लगेंगे और मान लो सबका इक्वल रेशो है अभी, तो फिर मैं 2,500 जैसे जैसे मैं वो 4 स्टेप कंप्लीट करूंगा, पहली स्टेप पे 2,500, दूसरी पे 2,500, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, और एक्रूअल के हिसाब से ये ज्यादा सही है। लेकिन 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 कई बार ऐसा होता है कि आपको जो परफॉर्मेंस है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, सिंगल एक्ट में भी करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए भाई मैंने बोला इंस्टॉल कर दो मशीनरी, तो इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होगा तभी पैसे एक्रू होंगे। मैंने कहा रिपेयर कर दो मशीनरी, तो जब रिपेयर होगा तभी वसूल, जब रिपेयर में पूरा करूंगा तभी वो एक्रूअल होगा, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए मैं, हाँ बिल्कुल, तो वहां पर वो कंप्लीशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगेगी कि एक्चुअली समझे बात को। उस केस में भाई जैसे आपने 4 स्टेप में मैंने काम किया यहां पर,
ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट होगी वैसे वैसे मेरी रेवेन्यू की सर्टेनिटी आएगी कलेक्शन की। मेन पॉइंट तो यही है कि कलेक्शन में सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इवेंट वाला हूं, मैंने कहा साहब शादी में करवा दूंगा आपकी, कई सारे मैंने काम ले लिए कि भाई एक तो जो है ये डेकोरेशन हम कर देंगे, फलाना हम कर देंगे, उसके बाद जो है ना आखिर में जो फेरे होंगे उसके लिए भी ये पूरा तामझाम हम करने वाले हैं। तो यार अल्टीमेटली मैंने अगर वो पूरा काम मैंने फेरे बिगाड़ दिए तो मेरे को कोई पैसे थोड़ी ना देगा। तो कई बार क्या होता है कि सिंगल एक्ट के अलावा मोर देन वन एक्ट भी होता है, लेकिन एक एक्ट करने के बाद दूसरा एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरे जैसे मैंने इवेंट का शादी में काम लिया तो भैया वो शादी में जो लास्ट इवेंट था, मेन फेरे करवाना, वरमाला करवाना, उस वक्त मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी थी और वहां मैंने गड़बड़ कर दी तो शादी बिगड़ जाएगी, तो आगे वाला पैसे ही नहीं देगा मुझे कुछ भी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि भाई जब मोर देन वन एक्ट में काम होना है तो जैसे जैसे वो एक्ट कंप्लीट होता जाए प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन के हिसाब से आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाएं। लेकिन कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड कब लगेगी? जब आपको कोई एक ही एक्ट करना है और या फिर एक से ज्यादा भी करना है, लेकिन एक एक्ट करने के बाद जो दूसरे आगे के एक्ट है वो और सिग्निफिकेंट है वो भी, तो फिर उस केस में भैया पूरा का पूरा जब वो कंप्लीट हो जाए तभी वो एक्रूअल होगा, तभी सर्टेनिटी आएगी और इसीलिए तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अरे भाई मेरी कोचिंग क्लासेस है, मेरे को एडवर्टाइजमेंट देना है पेपर में, ठीक है ना। मैंने आपको या आप एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, अब आपने मेरी कोचिंग क्लासेस का एड तो मुझसे लिखवा लिया और वहां पर आपने लिख दिया सामरिया कोचिंग क्लासेस, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छा फेशियल और मेकअप किया जाता है, किसी ब्यूटी पार्लर वाले की टैगलाइन मेरे इसमें लगा दी कोचिंग क्लासेस में, तो आपने वो पूरा काम ही बिगाड़ दिया मेरा, तो मैं आपको पैसे दूंगा ही नहीं। खैर, तो ये तो कहने की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बस, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है? व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन। कलेक्शन को लेकर अगर कोई अनिश्चितता नहीं है तो ही आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे और उसे पीएनएल में भेजेंगे, अन्यथा उसको पोस्टपोन करेंगे। और एक बार कोई रेवेन्यू अगर आपने रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक है, और बाद में आपको लगता है डाउट है, तो फिर प्रोविजन बनेगा। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखिए स्पेशल केसेस हमने यहां पर लिए हुए हैं। इन मैं फिर बता दूं, इनको लेकर स्टूडेंट बड़े थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इन सब का सार वही है। जैसे कंसाइनमेंट सेल की बात करेंगे, मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी है, माल आप बेचोगे, ठीक है ना, तो मैं जब आपको माल भेजूंगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज थोड़ी करूंगा, क्योंकि अभी कलेक्शन की श्योरिटी नहीं है, नहीं बेच पाओगे आप तो मुझे वापस कर दोगे। तो जब कंसाइनी सेल कर देता है तभी उसको सेल रिकॉर्ड किया जाता है। जब कंसाइनी बेच देगा तो अगेन जब कंसाइनमेंट सेल में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है? जब माल कंसाइनी बेच देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे सेल ऑन अप्रूवल होता है, मैंने आपको गुड्स बेचा अप्रूवल बेसिस पर और मैंने 20 दिन का टाइम दिया कि 20 दिन तक रख लो नहीं तो वापस कर देना, तो भाई साहब जब तक 20 दिन पूरे नहीं होंगे ना तब तक श्योरिटी नहीं है कलेक्शन की, ठीक है ना। और या फिर आप 15वें दिन उसके पहले ही आपने मुझे बोल दिया कि ठीक है हम रख रहे हैं, तो कलेक्शन की श्योरिटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जितने भी, ये तो मैंने कुछ केसेस यहां लिखे हैं, कितने भी केसेस एग्जाम में आ जाएं, कोई सा भी केस आ जाए, आपके दिमाग में एक ही बात उस सवाल को समझने की होनी चाहिए कि यार कलेक्शन में अनिश्चितता तो नहीं है। अगर कलेक्शन में अनिश्चितता है तो नहीं होगा। जैसे मैंने गुड्स बेचा सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन, आपने बोला साहब इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन हम करवाएंगे, तो मैंने तो बेच दिया, लेकिन जब तक आपका इंस्पेक्शन पूरा नहीं होगा, मेरे को टेंशन बना हुआ है ना यार कि मेरे इंस्पेक्शन अगर प्रॉपर नहीं निकला वो गुड्स तो आप वापस कर दोगे, तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। अब मैंने आपको गुड्स 30 मार्च को बेचा है और इंस्पेक्शन आपने 2 अप्रैल को करवाया और 2 अप्रैल को आपने बोला हाँ ओके हमने करवा लिया, तो ये मेरा 2 अप्रैल यानी अगले साल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, फिर इस साल नहीं होगा। कलेक्शन की श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, बायर ने रिक्वेस्ट की कि भाई डिलीवरी बाद में करना, तो जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाएगी प्रॉपर तब तक कलेक्शन की श्योरिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्पेशल केसेस यहां पर आएंगे, सारे स्पेशल केसेस का सबका मालिक एक है यहां पर, सीधी बात, नो बकवास। कोई सा भी केस आ जाए, कलेक्शन की श्योरिटी नहीं है, कलेक्शन के लेकर अगर अनिश्चितता है, कलेक्शन हो गया तो बात ही खत्म, लेकिन कलेक्शन हो गया में भी ध्यान रखना है वो एडवांस है तो फिर वो रेवेन्यू नहीं है। ऐसे भी केस आ सकते हैं कि पैसा एडवांस में आ गया तो एडवांस इज लायबिलिटी, फिर वो धीरे धीरे वो रेशो दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी प्रोपोर्शन दिया हो उस हिसाब से रेवेन्यू होगा। खैर, तो ये बातें हो गई हैं यहां पर। अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट आखिरी बातें कर लेते हैं, बड़े आसान आसान से सवाल है, आप कोई सा भी सवाल देख लेंगे
ऑर्डिनरी एक्टिविटी होना चाहिए, ग्रॉस इनफ्लो होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। ये भैया यहाँ पर वही वाला है, फूड डिलीवरी का बिजनेस है, तो फूड डिलीवरी करके जो पैसा हमको मिलेगा पूरा हमारा थोड़ी है, वो रेस्टोरेंट वाले को जाएगा, हमारा तो सिर्फ कमीशन है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बड़ा सा केस है, जरा देखें। ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं। एक रेपो अरेंजमेंट होता है रीपर्चेज ऑप्शन का, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। भाई देखिए, एक पार्टी ने एक पार्टी को 5 लाख का गुड्स बेचा, 5 लाख का गुड्स मैंने आपको बेचा, और मैंने वापस से इमीडिएटली आपसे 6 लाख में खरीद लिया। वाह, ये हुआ सेल एंड रीपर्चेज। मैंने आपको माल बेचा और आपसे वापस खरीद लिया, तो यार डाउट वाली बात है ना। अबे वापस खरीदना ही था तो बेचा क्यों? और अगर तुम्हें वापस बेचना ही था तो तुमने क्यों खरीदा? इसे कहते हैं सेल एंड रीपर्चेज। तो ऐसा जनरली क्यों हो सकता है? देखिए, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा माल बिक नहीं रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपके पास आया कि साहब पैसे दे दो, मैं दुनिया में घूम रहा हूं पैसे के लिए, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा, बैंक भी मुझे लोन नहीं दे रही, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा माल बिक नहीं रहा है। तो मैंने, आप मेरे दोस्त हो, मैंने कहा यार भाई यार एक काम कर, ये माल खरीद ले। बोले सर मैं क्या करूंगा इस माल का, मेरे काम का थोड़ी है, आप ये दवाइयां हैं, आपका दवाई का धंधा, मैं इतनी सारी दवाई लेके करूंगा क्या 5 लाख की? मैं बोलूंगा भाई एक काम कर, तू मुझे उधार दे दे। सर कलयुग है सर, उधार तो नहीं दे सकते आपको। मैंने कहा फिर क्या करें? बोले सर कोई सिक्योरिटी दे दो। तो मैंने बोला ये स्टॉक ही रख ले सिक्योरिटी पे। अरे मैंने कहा सर सिक्योरिटी पे रखूंगा तो दवाई का करूंगा क्या? तो मैंने उसको कहा कि मैं तुझे दवाई बेचता हूं, तू 5 लाख की, ठीक है ना, और तेरे से वापस खरीद लेता हूं 6 लाख रुपए में, ठीक है। बोले सर इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि मैंने तुझे सेल किया और वापस रीपर्चेज कर लिया, और 5 का एक एक्स्ट्रा नॉर्मल सेल होती तो 1 लाख का प्रॉफिट है। बोले सर इससे हो क्या रहा है? ठीक है, तो इससे हो ये रहा है कि भाई मैंने आपको दवाई बेची, आप मुझे पैसे दे देंगे, आप मुझे पैसे दे दो, तो मैंने एक तरीके से आपसे लोन लिया है, और लोन के बदले में जो है सिक्योरिटी आ गई है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, देखिए इसको लोन, सेल एंड रीपर्चेज ऑप्शन को लोन मानना है। तो मैंने जो है ऑप्शन बोला मैं आपको 6 लाख वापस दूंगा, तो मैंने आपसे 5 लाख लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। सेल एंड रीपर्चेज का मतलब होता है फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। मैंने एक तरीके से, मुझे पैसे की जरूरत थी तो आपके साथ ये इस तरह का सौदा कर लिया, तो बैंक टू लोन 5 लाख हो गया। अब जब लोन वापस होगा तो 6 लाख होगा, तो लोन टू बैंक कितना? 6 लाख। तो सर 1 लाख क्या है? ये 1 लाख ब्याज है, तो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट टू लोन, लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, आखिर में 6 लाख लौटा दिए ना। अगर आपको इंटरेस्ट को लोन में क्रेडिट नहीं करना है तो आप सीधे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अलग से कर दो। तो एक तरीके से ये जो फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है, सेल एंड रीपर्चेज को बोलते हैं फाइनेंस ट्रांजेक्शन। ये फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए किया गया था, इसलिए इसको प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां पर सामने वाला भी इसे इंटरेस्ट इनकम मानेगा। चलिए, और ये तो सभी को मालूम है कैश डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, पेमेंट करते वक्त पेमेंट कम करना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस में से ही कम हो जाएगा, 10 लाख की सेल है, 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट तो 9 लाख ही लेंगे, कोई रिबेट होती है तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं। और इफ अनसर्टेनिटीज होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर तो पोस्टपोन कर देना, और एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया तो और बाद में लगे अनिश्चितता है तो फिर प्रोविजन बनेगा, फिर रिवर्स नहीं करेंगे। बस ये एएस खत्म हो जाता है। डिस्क्लोजर तो AS1 डिस्क्लोजर का ही है, और ये एएस भी यही बोलता है कि भाई सारी आपकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसीज है उनको डिस्क्लोज करना है। और ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन सब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। और ये बैक साइड में भी इसके 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग केसेस ये सब दे रहे हैं 7th वाला क्वेश्चन में। सब में एक ही बात दिमाग लगाना कि भाई आप रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करोगे, जैसे सेल ऑन अप्रूवल वाला क्वेश्चन है यहाँ पर एक, तो सेल ऑन अप्रूवल वाला ये कंसाइनी वाला क्वेश्चन है, तो जब कंसाइनी माल बेच देगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, है कि नहीं। जब अप्रूवल पूरी हो जाएगी, भाई कोई गुड्स ऐसा है जो ईयर एंड पर रखा है पर अभी तक अप्रूवल की 20 दिन का टाइम था, टाइम लिमिट पूरी नहीं हुई है, तो उसको सेल नहीं मान सकते, फिर वो तो फिर अगले साल में ही जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरीके से ये हो जाएगा। और एक ये आखिरी में क्वेश्चन है, ये 2 मशीनरी खरीद ली है इन्होंने या बेच दी है मशीनरी, और उसको बेचने पर जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, तो जाहिर सी ये मशीनरी, देखिए असेट अगर बेचेंगे तो गेन है, फिर तो वो ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स होगा, मशीनरी को बेचने का ही बिजनेस होगा इनका, ठीक है ना। 2 मशीन से स्पेशलाइज मशीन सप्लाई कर रहे हैं ये लोग,
चलिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा एक ही क्वेश्चन, मैं क्या करूं, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना भाई। एक मशीनरी जो है, मशीन नंबर 2 जो है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मशीन जो है एक्सेप्ट कर ली है, और उस हिसाब से मतलब जब कैश की श्योरिटी हो गई तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है। आप पढ़ के देखेंगे। और फिर भी मैंने आपको बोल रखा है कि अगर इन लेक्चर्स के बाद भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई, देखिए इन लेक्चर का उद्देश्य यही है कि आप इसके क्वेश्चंस करें, सेल्फ कर लिए होंगे आपने, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन पे भी अगर आपको डाउट होगा और आप लगेगा वीडियो बनाना है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और ये नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें, और इस पे जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट जरूर डालें, जिससे कि और इंप्रूवमेंट करने और बेटर बनाएं हम इसको। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।